So, hello and good morning, everyone. I'm Prashant Trivedi, and today I'm back with the final uh, part of the chapter Molecular Basis of Inheritance. पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन तक पढ़ लिया था. हमने डीएनए में से प्रोटीन कैसे बनता है ये सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी. तो अब इस सेशन में हम बाकी के आगे के जो टॉपिक्स है उसको ख़त्म करेंगे और जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So let me get to that topic. I hope you guys have gone through the previous lecture. जेनेटिक कोड के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, टीआरएनए के बारे में, ये जो पूरी प्रोसेस हमने समझी थी, क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस और इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. क्वेश्चंस भी बनते हैं और आप कंसेप्ट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. राइट. सो नाउ we come to the next new topic that we have, and that is regulation of gene expression. So regulation of gene expression, it's है तो ये समझने की बात है कि जब भी हम कहते हैं कि भाई जीन एक्सप्रेस होते हैं, जीन हैज लाइक डीएनए हैज जीन्स, जीन्स आर मेड ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. अब डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन का कन्वर्जन होता है. तो ये जो डीएनए से जो प्रोटीन बनते हैं और डीएनए इस प्रकार से वो जीन एक्सप्रेस होता है एज मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये भी सोचने वाली बात है कि हमारे सेल में हर वक्त सभी प्रोटीन्स एक्सप्रेस नहीं होते. कई बार कई प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं, कई नहीं होते, कई रिप्रेस्ड होते हैं. कई प्रोटीन का सिंथेसिस किसी सिचुएशन में इंड्यूस किया जाता है. तो ऐसी सारी चीज़ों को बोला जाता है रेगुलेशन. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. किस वक्त कौन सा जीन एक्टिवेट करना, कौन सा प्रोटीन बनाना, उसको कंट्रोल करना इज अ वेरी क्रूशियल थिंग. रेगुलेशन काफ़ी सारे लेवल्स पे होता है. यूकैरियोट्स की मैं बात करता हूँ तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, यानी कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो एचएनआरआई बनेगा उसके लेवल पे, प्रोसेसिंग के लेवल पे स्प्लाइसिंग का रेगुलेशन होता है. अगर मैं बात करूँ, एक अच्छा एक उदाहरण ये रहेगा कि जो बीटा थैलेसीमिया है, आपने नाम सुना होगा बीटा थैलेसीमिया, जो ब्लड डिसऑर्डर है, उसमें जो बीटा चेन जब बनती है, जब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैनिपुलेशन शुरू होता है उसका, तो उस वक्त वो बीटा चेन में जब स्प्लाइसिंग होता है तो आप जानते हो इंट्रॉन्स को निकाला जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ते हैं. लेकिन उसमें ऐसा म्यूटेशन हो जाता है कि जो एक इंट्रॉन होता है जिसको निकालना होता है वो इंट्रॉन निकलता नहीं है. और एक जो एक्सॉन है उसमें ऐसा म्यूटेशन हो गया कि वो एक्सॉन थोड़ा उसका हिस्सा कट गया है. इसलिए जो स्प्लाइसिंग है ना वो इम्प्रॉपर स्प्लाइसिंग है, और उस स्प्लाइसिंग अगर गलत स्प्लाइसिंग है तो इसके कारण थैलेसीमिया जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है. मतलब ऐसे गलत प्रकार का प्रोटीन बनता है, गलत प्रकार की चेन बनती है और थैलेसीमिया मैनिफेस्ट होता है. तो प्रोसेसिंग के लेवल पे भी रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर अगर आपका एमआरएनए बन गया, एचएनआरआई से एमआरएनए बन गया, तो उसका ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड फाइनली फाइनल स्टेप इज द ट्रांसलेशनल लेवल. प्रोटीन बना रहे हो तो तब भी आप रेगुलेट कर सकते हो, राइट. अब हर कोई जीन एक पर्टिकुलर फंक्शन रखता है, और क्योंकि हर जीन एक प्रोटीन कोड करता है और उस प्रोटीन का कोई ना कोई फंक्शन रहता है, राइट. तो वो ये समझने वाली बात है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ई कोलाई में जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज है, वो उसका सिंथेसिस होता है बिकॉज उसका फंक्शन है तो कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स, लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, राइट. लेकिन अगर बैक्टीरिया को आपने लैक्टोज ही नहीं दिया तो उसको कोई वो एंजाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट. उसे वो एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वो एंजाइम को, मतलब उसको एंजाइम नहीं जरूरत, तो वो जो आप कह सकते हो ना कि जो जीन है उसको एक्सप्रेस करने नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम चाहिए नहीं, तो क्यों खोटा एनर्जी वेस्ट करके उस जीन का ट्रांसलेशन कराए. इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो रेगुलेट करती है एक्सप्रेशन ऑफ जीन. मतलब कि क्या ज़रूरत है उस जीन की. एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि इंड्यूस या रिप्रेस करेंगे, या फिर वैसे कोई मेटाबॉलिक फैक्टर है
कि अगर कोई लैक्टोज आ गया तो बीटा गैलेक्टोसिडेज की जरूरत है, तो उसके जीन को एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन अगर लैक्टोज नहीं है और ग्लूकोज ही डायरेक्ट डाइट में मिला है बैक्टीरिया को, तो फिर उसको जरूरत नहीं है बीटा गैलेक्टोसिडेज का जो जीन है उसको एक्सप्रेस करने की, राइट। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो into adult is also a result of coordinated regulation of expression of several set of genes, right? एम्ब्रियो से जो अडल्ट डेवलपमेंट होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, उसमें भी काफी सारे जीन्स का रोल होता है। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अंडरस्टैंडिंग की जो जनरल रेगुलेशन है प्रोकैरियोट्स में, तो वो कैसे करा जाता है, कैसे होता है, राइट। सो हियर वी हैव कि जैसे मैंने बात की थी कि प्रोमोटर रीजन होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं तो उसमें प्रोमोटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। लेकिन इन सब के अलावा भी एक रेगुलेटर जीन्स भी होते हैं जो या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली उस जीन को एक्टिवेट या सप्रेस करते हैं। एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर टू द आरएनए पॉलीमरेज is regulated by interaction of protein with sequences termed as operators। मतलब कि क्या आरएनए पॉलीमरेज उस प्रोमोटर के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा कि नहीं, उसको रेगुलेशन करता है, उनका रेगुलेशन करते हैं कुछ प्रोटीन्स जो खुद बाइंड होते हैं ऑपरेटर जीन सीक्वेंसेस के साथ, जिनको कहा जाता है ऑपरेटर्स, राइट। और ऑपरेटर मोस्टली प्रोमोटर के आसपास होता है, और इसलिए इस पूरी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ओपरॉन। और एक बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट ऑपरॉन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज द लैक ऑपरॉन। लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, राइट। लैक ऑपरॉन के बारे में हमें जानकारी दी थी फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड ने, कि ये एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है। क्या है ये? एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। काफी सारे ऑपरॉन्स मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में, लैक ऑपरॉन, टीआरपी, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन, टीआरए ऑपरॉन, हिस्टिडीन ऑपरॉन, वेलिन ऑपरॉन। अब लैक ऑपरॉन में होता क्या है, राइट। तो लैक ऑपरॉन में एक होता है आई जीन, मतलब रेगुलेटर जीन। 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ZYA। Z codes for beta galactosidase enzyme, I codes for repressor of the lac operon, Y codes for permease जो सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाता है, एंड A codes for trans acetylase। और इन तीनों एंजाइम का इंपॉर्टेंस है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। कहने का अर्थ ये है कि अगर लैक्टोज डाइट में है बैक्टीरिया की और उसको एनर्जी चाहिए लैक्टोज में से, तो उसको इन तीनों एंजाइम को एक्सप्रेस कराना पड़ेगा जो नॉर्मली रिप्रेस्ड रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं आई जीन है, उसने एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाया जिससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बना। वो रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर जीन पे चिपक गया। अब जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है रिप्रेसर प्रोटीन, वो उसे आगे बढ़ने नहीं देगा, तो फिर आगे का ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन इन केस इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या होता है? तो ऐसे जो जीन होते हैं जो नॉर्मली रिप्रेस्ड होते हैं, यानी कि उसका नॉर्मली कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, वो स्पेशल कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो स्पेशल कंडीशन में उसको इनको एक्सप्रेस कराने के लिए इंड्यूसर चाहिए। तो इंड्यूसर क्या होता है? इस केस में इंड्यूसर इज योर लैक्टोज, और ये लैक्टोज जाके बाइंड करेगा आपके रिप्रेसर प्रोटीन के साथ और उसको इनएक्टिवेट कर देगा, राइट। तो अगर ये इनएक्टिव हो गया तो ये जाके बाइंड नहीं करेगा ओ के साथ। अब ये बाइंड नहीं करेगा तो ये साइट खुली हो जाएगी, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जाके बाइंड करेगा और आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, तो हमें एमआरएनए मिल जाएगा, वहां से हमें 3 प्रोटीन बन जाएंगे और हम लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कर पाएगा बैक्टीरिया, राइट। तो ये जो है, ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को बोला जाता है ओपरॉन कंट्रोल। और ये एक एग्जांपल है कि इंड्यूसिबल ऑपरॉन का, इंड्यूसिबल जीन्स का, राइट। मैंने जो आपको समझाया यही इसमें लिखा हुआ है। बाय द वे,
लैक, ये तो हमने देखा कि पॉजिटिव रेगुलेशन था, एक इंड्यूसिंग रेगुलेशन था, लेकिन रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन, एंड लैक ऑपरेंट इज अंडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। ये याद रखने वाली बात है। चलिए अब आते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ये एक बेहद ही विशाल प्रोजेक्ट है, बेहद ही विशाल। और ये प्रोजेक्ट करना क्या चाहता है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मूलभूत आशय ये है कि जो ह्यूमन सेल के अंदर जितना भी डीएनए कंटेंट है, जितना भी लंबा 3 to 10⁹ बेस पेयर्स, 2 मीटर जितना डीएनए कंटेंट है, उसका सीक्वेंस किया जाए। मतलब उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम पहचाने, कहाँ पे, कौन से क्रोमोसोम पे, कौन से आर्म पे कौन सा जीन लोकेटेड है, उस जीन का एक्सप्रेशन कैसा है, किस प्रकार से है, वो कौन से प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसका फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में जानकारी हमें इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिलती है। तो फिर हमने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करना क्यों है भाई, राइट? करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में खर्चा कितना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि डीएनए कंटेंट हमारे शरीर में कितना बड़ा अमाउंट में है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है। उसमें हमें बताया कि ह्यूमन जीनोम में 3 to 10⁹ बेस पेयर्स है। और जब हम सीक्वेंसिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि एक पीस ऑफ डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें निकालना है, उसके ऊपर के जीन्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग इज $3 पर बेस पेयर, $3 पर बेस पेयर। तो लगभग 9 बिलियन US$ का खर्चा आएगा इसमें। और फिर ये इंफॉर्मेशन को हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो कहाँ स्टोर करेंगे? तो किताबों में हम लिखेंगे। तो आप अगर मान लेते हैं कि अगर हम किताब के हर पन्ने पर 1000 अक्षर लिखते हैं और हर किताब में 1000 पन्ने हैं, तो लगभग 3300 बुक्स हमें रिक्वायर्ड होगी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑन अ सिंगल ह्यूमन सेल। लेकिन अब इतनी सारी किताबें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए दिस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा, इसको हाई स्पीड कॉम्पिटिशनल डिवाइसेस की मदद से हमने स्टोर और किया है, और जिससे हमारा रिट्रीवल और एनालिसिस भी सिंप्लीफाई हो गया है। तो और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कारण जो हमने एक नया फील्ड ऑफ रिसर्च डेवलप हुआ, जिसे बोला जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? तो ये द फील्ड और एरिया बायोलॉजी विच इज कंसर्न्ड विद द स्टोरेज, रिट्रीवल एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, उसको बोला जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब हमने ये एचजीपी किया क्यों? तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जितने भी गोल है, तो वो क्या है कि हमारे जो ह्यूमन डीएनए है उसमें जो भी 20,000 से 25,000 जीन है, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर है, उनकी सीक्वेंस हमें जाननी है। इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम डेटा एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम दूसरी इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि ऐसी जेनेटिक सीक्वेंस है हमारी, तो हम इसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको यूज कर सकते हैं टू क्रिएट सर्टेन ड्रग्स, in such a way which will not affect the human genome but affect the pathogen only, right? Or they can use that human genome to study the effect of a drug under trial. And also it is useful for the addressing the LC, ethical, legal and social issues that may arise from the project. तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सीधी बात है कि बड़ा प्रोजेक्ट है तो ज्यादा वक्त लगा होगा, लगभग 13 साल लग गए।
मेन हिस्सा इसमें यूएस का था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम भी शुरुआत के सालों में इसके साथ था। दूसरे जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना जैसी कंट्रीज भी इसमें हिस्सा ले रही थी। तो लगभग 2003 में, 1990 से शुरू किया गया था, 2003 में जाके इसका अंत हुआ। और हम कह सकते हैं कि हमें अगर सीक्वेंस पता चल जाती है आज ह्यूमन जीनोम की, तो इट कुड रेवोल्यूशनलाइज द वे वी डायग्नोज, ट्रीट एंड प्रिवेंट डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। राइट, क्योंकि अगर हमें पता है कि जीन के लेवल पे क्या चेंज हुआ है, तो हम तुरंत ही बता कर सकते हैं कि अगर ऐसा चेंज है तो ऐसा मैनिफेस्टेशन आ सकता है। तो उसका प्रिवेंशन शुरू हो जाता है इवन बिफोर इट स्टार्ट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। राइट, अब केवल ह्यूमंस पे ये नहीं किया गया है, नॉन ह्यूमन मॉडल्स भी यूज किए गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ड्रोसोफिला, प्लांट्स में राइस एंड अरेबिडोप्सिस, सिनोरैप्टिस एलिगेंस, द फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड, इन सब का भी डीएनए सीक्वेंस किया गया है। अब आता है सवाल कि सीक्वेंसिंग होता कैसे। तो एक सीक्वेंसिंग ऐसा होता है कि जिसमें केवल वो डीएनए कंटेंट को हम सीक्वेंस या फिर एनालाइज करते हैं जिसका एक्सप्रेशन होता है आरएनए में, यानी कि जो ट्रांसक्राइब होता है। मतलब जो नॉन कोडिंग एरिया है उसको हम सीक्वेंस नहीं करते, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी कि जो सीक्वेंस एक्सप्रेस हुए उनको ही हम टैग करेंगे। दूसरा इज अ ब्लाइंड अप्रोच, उसमें पूरा जीनोम सीक्वेंस कर दो, सभी कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस सबको, उसके बाद हम उसको असाइन करेंगे अलग अलग रीजन्स। इसको बोला जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। अब सीक्वेंसिंग होता कैसे है? तो आप एक सेल लोगे, उसमें से डीएनए निकालोगे, फिर उसको आप याद करिए कि रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से उसको रैंडम फ्रैगमेंट्स में हम तोड़ते हैं, और फिर उसकी कॉपीज बनाती है पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके, या फिर पीसीआर को यूज करते हैं हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड उनको स्पेशलाइज वेक्टर में के यूज से हम होस्ट में डालते हैं। ये सारी चीजें आप आगे जाके पढ़ोगे अपने डीएनए रिकॉम्बिनेशन के चैप्टर में, उसमें आएगा ये कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। राइट, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसमें आप अच्छी सी डिटेल में पढ़ोगे। राइट, एंड तो ये हो गया आपका क्लोनिंग। आपने उसको निकाला, डीएनए को निकाला, उसको तोड़ा, फिर उस छोटे छोटे पीसेस की बहुत सारी कॉपीज बनाई, तो इन कॉपीज को हमने वेक्टर के साथ जोड़ दिया, और फिर उसको वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया होस्ट में। एंड सो हर होस्ट में जो भी कॉपीज जाएगी वो एक्सप्रेस हो जाएगी, और उस एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा कि भाई ये सीक्वेंस कौन सी है, उसका क्या फंक्शन है। और जो वेक्टर्स यूज करते हैं हम, अगर हम बैक्टीरिया को होस्ट बना रहे हैं तो उसको वेक्टर यूज होते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यीस्ट को होस्ट बना रहे हैं तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। तो द फ्रैगमेंट्स को हमने सीक्वेंस किया। अब सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग होता कैसे है? तो वी यूज ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेवलप बाय फ्रेडरिक सैंगर। सैंगर का एक रिएजेंट आता था, आता भी अभी, लेकिन यूज नहीं करते। उस सैंगर रिएजेंट की मदद से अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड प्रोटीन्स को हम निकालते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं आप कि बेसिस पे ये भी डेवलप किया गया है, और इन सीक्वेंसेस को अरेंज करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन द। तो ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट बनाने पड़ते हैं, और अब सीधी बात है कि इतना बड़ा जीनोम है तो कोई हाथ से कोई इंसान नहीं कर पाता, इसलिए वी नीड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स टू डू दिस। और सीक्वेंसिंग, जो आखिरी क्रोमोसोम का सीक्वेंसिंग खत्म हुआ था, दैट वाज क्रोमोसोम नंबर 1, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स, इन मई 2006। हमने कुल 22 क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स और X+X एंड Y को, जो एलोसोम्स है, उनको सीक्वेंस किया है। और दूसरा टास्क ये है कि हमें पता जो चल गया
कि जीनोम में क्या है, कैसे है, कौन सा सीक्वेंस है, कहाँ डीएनए कैसा है, कौन सा जीन कहाँ पे लोकेटेड है, उसका फंक्शन क्या है। लेकिन अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज कि इस जीनोम को जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स पे असाइन करना, कि हमें कैसे किसी को हमें बताना है कि भाई इस क्रोमोसोम पे, इस आर्म पे, इस जगह पे ये जीन लोकेटेड है, तुम कहोगे कैसे। तो इसको हमने इस इंफॉर्मेशन को हमें कन्वे करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट, इसको हम जो इसकी मदद से हमने जेनेटिक फिजिकल मैप्स को असाइन किया था, राइट। तो हमने बोला कि भाई इस क्रोमोसोम पे ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है, इससे 25 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम यानी कि नीचे की और हमें ये जीन मिलता है। या फिर हमने ये कह दिया कि जो माइक्रोसैटेलाइट है, जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, इस डीएनए सीक्वेंस से 50 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम ये जीन लोकेटेड है। तो इस तरीके से इनकी मदद लेते हुए हमने एक मैप, एक फिजिकल एंड जेनेटिक मैप डिजाइन किया ऑफ द जीनोम। तो इस ह्यूमन जीनोम का स्टडी हुआ, हमारे गोल्स थे, हमने इसको सीक्वेंस किया, तो हमें जानने को क्या मिला। ह्यूमन जीनोम में लगभग 3164.7 मिलियन यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर्स है, और एवरेज जीन में 3000 बेस होते हैं। लेकिन कई बड़े बड़े जीन होते हैं, जैसे डिस्ट्रोफिन का जीन है, तो उसमें 2.4 मिलियन बेसेस है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स लगभग 30,000 है, एंड ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल, यानी कि 99.9% बेस का सीक्वेंस तो सेम ही होता है सभी में। केवल 0.1% जो फर्क है ना, उसके कारण ही हम सब अलग है, और इससे ज्यादा फर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे ज्यादा फर्क हो गया तो हमारी जो स्पीशीज है ना वो अलग बन जाएगी। इतना डिफरेंस एक्यूमुलेट हो जाएगा कि वो दो ह्यूमंस के बीच आप कह सकते हो कि सिमिलरिटीज बहुत कम हो जाएगी। लगभग 50% से भी ज्यादा जो जीन्स है जो हमें हमने मिले हैं, उनका फंक्शन हमें नहीं पता। लगभग लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। अब और हाँ, रिपीटेड सीक्वेंस आर अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ द जीनोम। काफी बार रिपीट होते हैं, हजारों बार रिपीट होते हैं, ऐसे भी सीक्वेंस है उनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड एवोल्यूशन में। Chromosome 1 has 2968 genes. That is the most number of genes. And Y has the fewest, 231 genes. Scientists ने अभी तक 1.4 मिलियन ऐसी साइट्स ढूंढ निकाली है जहां पे एक सिंगल बेस डिफरेंस पाया जाता है इन ह्यूमंस, जिसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs। और ये इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक ही साइट है जहां पे एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, उसके आजू बाजू सब कुछ सेम होता है। और अगर हम जानते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड अगर उस पोजीशन पे आता है, तो दैट कुड लीड टू अ पर्टिकुलरली बैड मैनिफेस्टेशन। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर अगर ये डिजीज है, मतलब कि उसकी इस पोजीशन पे ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। So this is very important for finding chromosomal locations of disease-associated sequencing and tracing human history. Right? तो ये हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस था। नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो फिंगरप्रिंटिंग तो आपको बताया, फिंगरप्रिंट आप सबको पता है, आपकी अंगूठी की, आपकी अंगुलियों की छाप जो होती है। तो ये जो छाप है, आप जानते हो कि आपका फिंगरप्रिंट इज अ वेरी यूनिक पैटर्न। जो रिजेस और ग्रूव्स है, एक बहुत यूनिक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न किसी दो इंडिविजुअल में सेम नहीं होते, राइट। तो उसी तरीके से हम इस जो कंसेप्ट है उसको एक्सटेंड करते हैं डीएनए तक, जीनोम तक, जेनेटिक मटेरियल तक।
कि जो डीएनए भी है वो भी अलग अलग होता है हर दूसरे इंडिविजुअल का। और इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम यूज करते हैं क्योंकि क्या है कि जो आपकी थंब या फिर जो थंब इम्प्रेशन है उसको ऑल्टर किया जा सकता है, लेकिन जो आपका जो डीएनए कंटेंट है, आपका सेल के अंदर का जो जीनोम है, उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, राइट। और ये उसमें जो डिफरेंस होता है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक कंटेंट होता है आपका जीनोम और दूसरे किसी और का जीनोम, उसमें जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बना रहता है। इसी के कारण हर इंडिविजुअल यूनिक है। तो इसी की मदद लेते हुए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जानते हैं कि 99.9% तो सब कुछ सेम ही है। तो क्या हम उस पूरे डीएनए को सीक्वेंस नहीं करेंगे ना, बाकी तो इट्स अ वेरी डॉन्टिंग, वेरी लॉन्ग, टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क। तो हम क्या करते हैं, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें डिफरेंस इन ओनली सम स्पेसिफिक रीजन्स, दैट इज द रिपीटेटिव डीएनए इज फोकस्ड ऑन। इसमें क्या होता है कि छोटा सा स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, सो इट इज कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। और इनको हम बल्क जीनोमिक डीएनए में सेपरेट करते हैं। कैसे? यूजिंग सेंट्रिफिकेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। और जो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो एक बल्क डीएनए होता है जो एक मेजर पीक बनाता है, और बाकी छोटी छोटी पीक्स आती है जिसको बोलता है सैटेलाइट डीएनए। और अब इन सैटेलाइट डीएनए को हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, डिपेंडिंग ऑन कि उसका बेस कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि उसमें एडेनाइन थाइमाइन ज्यादा है या फिर गुआनिन साइटोसिन ज्यादा है, उसकी लेंथ क्या है और कितने रिपीटेटिव यूनिट्स है इसमें, राइट। इसी प्रकार से उसको माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट बोला जाता है। अब ये सीक्वेंस जनरली कोड नहीं करते, राइट, दे आर नॉट कोडिंग, द रिपीटेटिव दे आर नॉट कोडिंग, बट दे फॉर्म अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। और इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, मतलब कि उसमें इस सीक्वेंस में हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन मिलता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। और ये जो है डीएनए हर टिश्यू में से, कोई भी टिश्यू में से ले लो, ब्लड में से, हेयर में से, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, इन सब में से ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है एक इंडिविजुअल का सेम डिग्री का होता है। मतलब कि एक इंडिविजुअल में कहीं कोई भी सेल ले लो, सेम आपको जेनेटिक कंटेंट मिलेगा, सेम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस मिलेगा। और क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पूरा जेनेटिक कंटेंट है, वो इनहेरिट तो होता ही है, कॉपी तो बनती है, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन जाता है। तो जस्ट इसी का इस्तेमाल करते हुए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं एज पैटर्निटी टेस्ट्स। अब हम बेसिकली समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, क्योंकि पूरा जो जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका बेसिस ही है पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism is a variation at a genetic level that arises due to mutations. अगर वो म्यूटेशन जर्म सेल में आता है और उसके अगर जर्म सेल की ability to fertilize and form a zygote is not affected, तो ये म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। और allelic sequence variation has been traditionally described as a DNA polymorphism if more than one allele at a locus occurs in a human population with a frequency greater than 0.01. कहने का अर्थ क्या है कि you know about alleles, ठीक है। जीन होता है, जीन में दो वेरिएशन होते हैं। जीन किसके लिए है? हाइट के लिए जीन होता है, लेकिन हाइट लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, ये तो एक वेरिएशन हुआ, ये अलीलिक वेरिएशन बोलते हैं इसको। उसमें जो शॉर्ट हाइट और लॉन्ग हाइट के लिए जीन जो है जेनेटिक कंटेंट अलग अलग होता है। और ये जो अलग अलग जेनेटिक कंटेंट है, ये जो अलग अलग अलील्स है, वो डिटरमाइन करते हैं कि एक्सप्रेशन कैसा होगा। और मान लेते हैं कि कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक पर्टिकुलर प्रकार का वेरिएशन नया आया है इन द पॉपुलेशन, तो उसको हम अलील का दर्जा कब देते हैं? तब देते हैं कि जब वो अलील ह्यूमन पॉपुलेशन में
0.01 की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, यानी कि हर 100 बंदे पर एक बंदा अगर ऐसा है, एक से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है, 2, 3, 5, 10, 15, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक अलील है। अगर 100 पे भी एक नहीं है, 300 पे जाके एक जन में ऐसा वेरिएशन मिला, तो उसको हम अलील नहीं बोलेंगे, उसको केवल एक म्यूटेशन ही बोला जाएगा, राइट। और ऐसे म्यूटेशन, ऐसे वेरिएशन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में वेरिएशन होने के बावजूद कोई फंक्शन में या फिर उसके एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फंक्शन ही इनएक्टिव है, ये तो नॉन कोडिंग है, और इसलिए इसमें वेरिएशन जल्दी अक्यूमुलेट भी होते हैं और पास ऑन भी होते हैं, राइट। और ये वेरिएशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज से लेकर वेरी लार्ज स्केल के चेंजेस तक पाए जाते हैं, और ये एवोल्यूशन में और स्पीशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रोल अदा करते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया? एलेक्स जेफरीज ने। उसने सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब यूज किया। अब प्रोब क्या होता है? तो प्रोब एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, मतलब एक छोटा डीएनए सीक्वेंस, राइट, जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी सेल में या फिर किसी भी डीएनए प्रिपरेशन में। और यूजुअली प्रोब रेडियो एक्टिव होता है या फिर फ्लोरोसेंट होता है, मतलब या तो उसमें कोई ऐसा रेडियो एक्टिव हम एलिमेंट डाल देंगे जिससे हम उसको पहचान पाए यूजिंग एक्सरे, या फिर उसमें फ्लोरोसेंट मटेरियल डाल देंगे, राइट। तो जिससे उसका जब हम एनालिसिस करेंगे फ्लेम फोटोमेट्री से, तो हमें वो फ्लोरोसेंस दिखे। अब ये जो हमने सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब यूज किया था, उसमें वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, और इसको बोला जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो और जो टेक्निक का जो प्रोसेस है हमने उसमें यूज किया था सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं इसको। क्या होता है इस प्रोसेस में कि हम पहले जो जिस डीएनए को हमें स्टडी करना है उसको हम आइसोलेट करेंगे, सेल में से निकालेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिससे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। इन फ्रैगमेंट्स को हम अलग करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का आएगा सेक्शन, तो अभी ज़्यादा लोड मत लेना, इसको सब ट्राई करो समझने की। फिर इनको ट्रांसफर किया जाता है टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड ब्लोटिंग। ब्लॉटिंग का यूज करके हम वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को उसके ऊपर रखते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं। फिर जो प्रोब है, उस प्रोब को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो हमने नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे इसको सेपरेटेड इलेक्ट्रोफोरेस्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन किए हैं, उसके ऊपर हम उसको प्रोब को डालते हैं, और वो प्रोब के जो डीएनए सीक्वेंस होती है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के सामने ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री होगी, और जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगी उसके साथ जाके वो बॉन्ड बन जाएगी, बाइंड कर लेगी, राइट। और इसी के साथ हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सीक्वेंस के हम स्टडी कर रहे हैं, कौन सा वो सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। अब जो VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ द मिनी सैटेलाइट, राइट। और जो VNTR की साइज है वो लगभग 0.1 to 20 किलो बेस जितनी होती है, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन जब VNTR प्रोब के साथ होता है तो ऑटो रेडियोग्राम जो हमें मिलता है, जो हम एक्सरे का डाल के हमें जो ऑटो रेडियोग्राम मिलता है, उसमें काफी सारे अलग अलग बैंड्स होते हैं, अलग अलग साइजेस, और ये बैंड ही है कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ डीएनए ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यही है उसकी डीएनए फिंगरप्रिंट। वो हर दो व्यक्ति की अलग होती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और अब हम क्या करते हैं कि अब तो हमें केवल एक ही सेल का डीएनए कंटेंट चाहिए, एक ही सेल का काफी है, हमें बहुत सारा डीएनए कंटेंट भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की मदद से आप एक ही सेल के डीएनए कंटेंट को एक बहुत सारी बार एम्पलीफाई करके बहुत सारा डीएनए बना सकते हैं, और इस डीएनए को फिर एनालाइज कर सकते हैं।
तो आप देखिए, यहाँ पे एक मस्त एग्जाम्पल दिया है, बहुत आसान चीज है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास ना एक चोरी होगी, क्राइम सस्पेक्ट है, धूम मचा ले धूम। तो किसी ने म्यूजियम में से चोरी कर लिया डायमंड, और हमें वहां पे ना उस चोर के खून के निशान मिले। तो उस खून में से हमने डीएनए कंटेंट को एक सेपरेट किया और इस तरीके से हमें एनालाइज किया। अब हमारे पास दो सस्पेक्ट हैं, ए और बी। ये अभिषेक बच्चन है, ये ऋतिक रोशन है। तो हमने दोनों के जो जेनेटिक कंटेंट है, जीन है, डीएनए, उसका वापस फिंगरप्रिंटिंग करवाया। तो आप देख सकते हो, तो आप कंपेयर करो, यहाँ पे जो बैंड है, एक लाल बैंड दिख रहा है इस लेवल पे, अभिषेक बच्चन के पास नहीं है, ऋतिक रोशन के पास है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक लाल बैंड, यहाँ पे लाल बैंड है, इसके पास एक ब्लू बैंड है, तो यहाँ पे ब्लू बैंड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सेम है। तो हमें ये क्या पता चले इससे कि बी इज एक्चुअली द क्रिमिनल, ऋतिक रोशन ने ही चोरी की थी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से एक आपने जो यूज हमने यहाँ देखा है, दैट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल ऑन द बेसिस ऑफ एनी डीएनए कंटेंट अवेलेबल एट द क्राइम सीन, राइट। इसका इस्तेमाल पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में भी होता है, इसका इस्तेमाल पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए भी होता है, और बहुत सारे दूसरे यूजेस भी है। तो विद दिस गाइस, वी फाइनली हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर का अंत हो चुका है। अब हमारे एक्सरसाइज की बारी आ गई है, तो क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। ओके, सो पहला बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि फाइनल फॉलोइंग को नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोसाइड के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो पता है कि एडेनाइन, थायमीन, यूरासिल, साइटोसिन नाइट्रोजन बेस है, साइटिडीन और गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। आप बहुत बेसिक है ये, तो आप बायोमॉलिक्यूल्स में अपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ गए हो, पढ़ लिया आपने। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आई मीन इट्स नथिंग। डीएसडीएनए है, 20% साइटोसिन है उसमें, तो एडेनाइन का परसेंटेज आपको उसमें ढूंढ के निकालना है। तो बहुत सिंपल है, चारगास रूल आपको बताया कि जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा, मतलब जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा, राइट। तो कहने का अर्थ है कि जितना सी होगा ना उतना ही जी होगा, क्योंकि जितना भी सी है उसके सामने जी ही बेस पैर करेगा। तो अगर 20% सी है, साइटोसिन है, तो उतना ही परसेंटेज गुआनाइन का भी होगा, राइट। तो यानी कि 20% सी है तो 20% जी भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जी और सी का मिला के कुल 40% हो गया। इसका मतलब कि बाकी के 60% में ए और टी है। अब बताया कि ए और टी भी इक्वली अमाउंट में होंगे, तो 60/2 is 30. Adenine content is 30. Thymine content is also 30. Easy, simple. अब sequence of one strand of DNA is written as follows: 5 prime, whatever 3 prime. तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। बहुत सिंपल है, मैं मतलब क्या बताऊं इसमें आपको। पहले इसको ना, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपकी सीक्वेंस है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिख दो। ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, इस तरीके से। और फिर उसको ना उल्टा करके लिख दो। 5 प्राइम इस साइड लेफ्ट साइड ले लो और 3 प्राइम राइट साइड जाने दो, उसको पूरा उल्टा रख के लिख दो। तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दी गई है, तो एमआरएनए कैसा होगा। आइए इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं दिया है। और इसमें जो ट्रिक होगी ना, तो ट्रिक यही है कि आपको इसमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं बनाना। कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए का सीक्वेंस सेम ही होता है, एक्सेप्ट कि थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। तो बस यही सीक्वेंस वापस लिख देना है और इसमें टी की जगह ए लगा दो, बस हो गया आपका एमआरएनए सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize a semi-conservative mode of DNA replication? तो वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में ऐसा क्या देखा, अपने डबल हीलिक्स डीएनए मॉडल में ऐसा क्या देखा जिससे उनको ये हाइपोथेसिस दी कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव
डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप देख सकते हो कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं वो होते हैं एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इससे उनको लगा कि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार का है कि उसमें सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अ वेरी ऑब्वियस एंड इजी प्रोसेस। और इसीलिए उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि डीएनए रेप्लिकेशन वुड बी सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि वो डीएनए मॉलिक्यूल अपने बीच में से स्प्लिट करेगा और दो अलग अलग स्टैंड मिलेंगे जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा। Thus, each DNA molecule will have one parental strand and a newly synthesized daughter strand. और क्योंकि नए क्रोमोसोम में एक पैरेंटल स्ट्रैंड है इसलिए इसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। नेक्स्ट इज कितने कितने प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज है। एंजाइम हमने जो पढ़ी, डिपेंडिंग ऑन द टेम्पलेट एंड द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड, कितने न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज है। तो एक तो डीएनए पॉलीमरेज होगा रेप्लिकेशन के लिए, एक आरएनए पॉलीमरेज होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो ये तो हमें पता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है रेप्लिकेशन के लिए, एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो भी वायरस में आरएनए जेनेटिक कंटेंट है उसका सी डीएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो अगर आरएनए टेम्पलेट है और बन रहा है डीएनए तो उसको क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, जो भी वायरस है अगर उसको अपनी कॉपी बनानी है तो बहुत कम ऐसे वायरस है जो अपनी आरएनए की दूसरी कॉपी बनाते हैं फॉर प्रोपगेशन रेप्लिकेशन। तो वो यूज करते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के पॉलीमरेज है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड। तो अगेन ये तो हमने पढ़ा है, बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि हर्शी और चेज ने डीएनए और प्रोटीन को कैसे डिफरेंशिएट किया व्हाइल प्रूविंग द डीएनए इज अ जेनेटिक कंटेंट। तो हमने जैसे बात की थी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अलग अलग रेडियो एक्टिव मटीरियल इंट्रोड्यूस किया था, एक इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर, दूसरे में रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अब बताया कि डीएनए में फास्फोरस कंटेंट वेरी हाई, प्रोटीन में सल्फर कंटेंट वुड बी हाई। तो फ्रॉम दिस व्हाट दे डिड वाज, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेडियो एक्टिव डीएनए का इस्तेमाल किया, दूसरे में रेडियो एक्टिव प्रोटीन का इस्तेमाल किया। और इस तरीके से हमने उन्होंने दिखाया कि भाई रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिल रही है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, अगर वो सुपरनेटेड में मिल रही है या फिर वो नीचे के बेस में सीरम में मिल रही है, राइट। अगर सुपरनेटेंट में है तो उसका मतलब प्रोटीन कोड लाइट था, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया सेटल हो गए नीचे। तो अगर सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिखी तो उसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन तो अंदर गया नहीं, क्योंकि सुपरनेटेंट में प्रोटीन होगा। और इन केस 2 जब बैक्टीरिया सेल में रेडियो एक्टिविटी थी, इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए था जो रेडियो एक्टिव था, जिसमें फास्फोरस रेडियो एक्टिव डाला था 32P, ये बैक्टीरिया के अंदर गया है, मतलब कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिपीटेटिव एंड सैटेलाइट डीएनए। तो क्या फर्क है? तो रिपीटेटिव डीएनए में स्मॉल सेगमेंट्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स, जबकि सैटेलाइट डीएनए इज रिपीटेटिव डीएनए ओनली but highly repetitive DNA. Various long sequence of DNA is being repeated. Repetitive DNA में जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो काफी मतलब जो पूरा सेक्शन है रिपीटेटिव डीएनए का बहुत बड़ा सेक्शन होता है, काफी सारे बेस पेयर होते हैं, जबकि सैटेलाइट डीएनए शॉर्टर इन लेंथ होता है, लगभग 100 बेस पेयर्स के आसपास होता है। और इसको सेग्रीगेट करने के लिए बल्क डीएनए में से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है और ये अपीयर होता है एज लाइट बैंड्स, अपीयर्स एज लाइट बैंड्स। और इसको भी बल्क डीएनए से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से हम सेपरेट करते हैं, एंड दिस अपीयर्स एज डार्क बैंड्स एंड स्मॉल पीक्स। ये याद रखना है आपको कि सॉरी दैट अपीयर्स एज लाइट बैंड्स रिपीटेटिव डीएनए, जिसमें बहुत लंबी लेंथ है और इसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स रिपीट होते हैं। सैटेलाइट डीएनए वेरी रिपीटेटिव बट ओवरऑल लेंथ इज शॉर्ट,
and it is segregated as small peaks and dark bands. Next is mRNA और tRNA का डिफरेंस. तो mRNA और tRNA का डिफरेंस क्या है? mRNA में mRNA is the template for transcription, right? It is a linear molecule, template for transcription, और सिर्फ राइबोसोम के साथ अटैच होता है. जबकि tRNA में एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो अमीनो एसिड को कैरी करके लेके आता है, राइट? वो अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा और सिंथेसिस कराएगा पॉलीपेप्टाइड की. उसका शेप लीनियर नहीं है, वो तो क्लॉवर शेप्ड है. उसमें तो बेस पेयरिंग भी कई बार देखने को मिलती है. हमारे पास 5 आर्म्स देखने को मिलते हैं टीआरएनए में, और एक एंड पे ये राइबोसोम के साथ अटैच होता है और दूसरा एंड इसके अमीनो एसिड के साथ अटैच होता है, राइट? नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड इज दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसके ऊपर एमआरएनए सिंथेसिस होती है, जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है. और कोडिंग स्ट्रैंड का कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड has a DNA sequence that is identical to the mRNA except that mRNA में यूरासिल होगा. और टेम्पलेट स्ट्रैंड तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री है mRNA से. और टेम्पलेट स्ट्रैंड रन करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जबकि कोडिंग स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, राइबोसोम के रोल पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल है कि वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. तो उसके 2 सब यूनिट है, और राइबोसोम में ही 2 अमीनो एसिड पास आते हैं. उसमें हाई एनर्जी होती है, हाई एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होते हैं, तो उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. 23S rRNA इज अ राइबोजाइम इन बैक्टीरिया, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की तरह एक्ट करेगा वो. अगला क्वेश्चन जीन एक्सप्रेशन पे है, ओपरॉन के ऊपर क्वेश्चन है कि हमने ई कोलाई में लैक्टोज डाला तो लैक ऑपरॉन इंड्यूस हो गया, मतलब लैक ऑपरॉन एक्टिवेट हो गया, एंजाइम बनने लगे, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया, उसमें से एनर्जी मिलने लगी. तो फिर क्यों थोड़ी देर के बाद अपने आप लैक ऑपरॉन बंद हो गया? तो हमें बताया कि लैक्टोज इंड्यूस करेगा, रिप्रेसर के बाइंड करेगा, उसको इनएक्टिवेट करेगा, तो वो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएंगे, नए नए एंजाइम्स बनेंगे, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा. लेकिन क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद धीरे धीरे लैक्टोज का लेवल नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो मेटाबॉलाइज हो जाएगा. तो इंड्यूसर का लेवल नीचे गया, तो धीरे धीरे अब रिप्रेसर के साथ कोई बाइंड करने वाला इंड्यूसर है नहीं. अब क्योंकि इंड्यूसर नहीं है, तो अब रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर जीन के साथ, और दिस विल रिस्ट्रिक्ट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपरॉन एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसक्रिप्शन इज सीज्ड. इसको इस प्रकार के रेगुलेशन को बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, राइट? क्योंकि अब धीरे धीरे लैक्टोज कम हो जाएगा, तो वापस रिप्रेसर को कोई बंद करने वाला नहीं है, तो रिप्रेसर जाके ओपरॉन के साथ ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करेगा और वापस ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देगा. ऐसे दिख रहा है, बस ये फिगर में आपको मैंने पहले भी बताया था, वही चीज है. रिप्रेसर है, बाइंड कर रहा है, लैक्टोज होगा तो बाइंड नहीं करेगा, राइट? नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन लाइन और 2. प्रमोटर्स क्या होता है? प्रमोटर इज सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच एड्स इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, सर्व्स एज बाइंडिंग साइट्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज, बताया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट है. टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए एक सॉल्युबल आरएनए है, क्लाउड शेप्ड है, जो जेनेटिक कोड को पढ़ता है. उसके पास एक एंटीकोडन लूप होता है जो अमीनो एसिड को लेके आता है और राइबोसोम में पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में मदद करता है. और हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. एक्सॉन्स क्या होते हैं? एक्सॉन्स आर in eukaryotes, those are coding sequences of DNA which transcribe protein, right? Exons के बीच नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है जिसको बोलते हैं इंट्रॉन्स, जिसको निकाला जाता है स्प्लाइसिंग से. नेक्स्ट वी हैव व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट? तो बता कि ह्यूमन जीनोम ही खुद इतना बड़ा है, इट इज 3 × 10⁹ बेस पेयर्स. तो इतना बड़ा ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करके उसके अंदर के जीन्स को आइडेंटिफाई करके उनका फंक्शन आइडेंटिफाई करना इज अ वेरी हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट. और इसमें लगभग 13 साल बीत गए. 1990 से शुरू करके 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला, और इस प्रोजेक्ट की मदद से बहुत सारे
बेनिफिट हुए, बहुत सारा हमें नया इन्फॉर्मेशन जानने को मिला है, जेनेटिक सीक्वेंस मिली। इस सीक्वेंस के यूज़ करके हमने काफ़ी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज, स्पेशली हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स में बहुत फ़ायदा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल साइंसेस, इसलिए इसको एक मेगा प्रोजेक्ट बोला गया है, क्योंकि फर्स्ट इट वाज अ ह्यूज जीनोम व्हिच वाज बीइंग सीक्वेंस्ड, द इंफॉर्मेशन दैट वाज बीइंग सीक्वेंस्ड वाज ह्यूज, प्लस इट्स implications were also huge। काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज में बहुत ही ब्रॉड इसका एप्लीकेशन और इन्फ्लुएंस हुआ है। तो आप कह सकते हो कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट? उसका एप्लीकेशन बताइए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको बताया कि इट इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग वेरिएशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट द डीएनए लेवल। डीएनए के लेवल पे जो भी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है, जो भी पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है, जो भी रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस है, जो भी सैटेलाइट्स है, माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स, इसका जब हम एनालिसिस करेंगे, उसको सब हम सेपरेट करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, तो उसके ऊपर से हमें जो भी प्रोफाइल मिलती है, डीएनए प्रोफाइल बोलते हैं उसको, उस प्रोफाइल को इसको बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल को, उसके अंदर के वेरिएशंस पता कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी, क्या फर्क होता है हर इंडिविजुअल में, और पॉलीमॉर्फिज्म, हर एक इंडिविजुअल में जो भी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस में जो भी एक पर्टिकुलर चेंज होता है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज पाया जाता है, उसके बेसिस पे हमने इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया गया है। इसके एप्लीकेशन बृहद है। एक है पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट, क्राइम सीन में से डीएनए मिला, सस्पेक्ट में से हमने डीएनए लिया, उसका सीक्वेंसिंग करा के हमने जब कंपेयर किया तो हमें क्या जानने को मिला। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग फैमिली एंड पैटर्निटी रिलेशनशिप्स। पैटर्निटी डिस्प्यूट्स है, तो एक्चुअली फादर कौन है, तो चाइल्ड का डीएनए लिया जाता है, जो भी पैटर्निटी के जो भी कंटेंडर्स है उनका डीएनए लिया जाता है, और फिर सीक्वेंसिंग की जाती है, और जिसमें ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है हम कहते हैं कि दैट गाय इज द फादर। आइडेंटिफाइंग प्रिजर्विंग द कमर्शियल वेराइटीज ऑफ लाइवस्टॉक एंड क्रॉप्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो जेनेटिक कंटेंट में से हमें पता चल जाएगा कि वाइल्ड वेराइटी है ऑफ लाइवस्टॉक की, और क्रॉप्स, या फिर कोई कमर्शियली मेड या फिर जो लैब में बनाई गई हाइब्रिड वैरायटी है, और इस तरीके से हम हाइब्रिड वैरायटी को प्रिजर्व कर पाएंगे। एंड यूजफुल टू डिस्कवर एंड नो मोर अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन एंटिटी, thus tracing linkages between different entities। जो फॉसिल्स है, जो भी पुराने बोन्स मिलते हैं, उसमें से हम डीएनए कंटेंट निकाल के उसका भी डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, और सीक्वेंसिंग हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज और दूसरे जो प्राणी थे जो पुराने जमाने में पाए जाते थे, उसमें और हमारे जेनेटिक कंटेंट में कितनी सिमिलरिटी है, कितनी डिसिमिलरिटी है, और जो फर्क है तो कितना फर्क है और क्यों वो फर्क है। ये अगर वो फर्क पाया जाता है तो उससे बेसिस हमें पता चलेगा कि भाई वो उनका स्ट्रक्चर, उनका प्रोटीन, उनके सेल का मेटाबॉलिज्म कैसा हुआ करता होगा, उनका डाइट कैसा हुआ करता होगा। आप कह सकते वो हमारे मतलब हमसे जेनेटिकली कितने क्लोज होंगे, राइट? चिंपैंजीज हमसे ज्यादा क्लोज है देन मंकीज। तो वो कैसे, किसके बेसिस पे? हमने जेनेटिक स्टडी की, क्रोमोसोमल स्टडी की, तो हमें पता चला कि भी उनके और हमारे जीन में ज्यादा फर्क नहीं है जितना, लेकिन हमारे और मंकी के जीन में बहुत कंसिडरेबल फर्क है, जबकि चिंपैंजीज और हमारे जीन में काफी सारी सिमिलरिटीज है। तो इसके बेसिस पर हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि कौन पहले आया होगा, कौन उसके बाद उसमें से डेवलप हुआ होगा, वो हमें पता चल सकता है, राइट? लास्ट क्वेश्चन कि टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे, तो उसको डिस्क्राइब करना है हमें। फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो सिंपल है, सिंथेसाइजिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए, सॉरी आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। अब क्या करेंगे, डीएनए गेट्स डुप्लीकेटेड इन एमआरएनए, प्रोमोटर टर्मिनेटर रीजन होते हैं, बीच में जीन्स होते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसके लिए हमें चाहिए एक डीएनए टेम्पलेट
इसकी हम कॉपी करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए AUGC, और को फैक्टर्स चाहिए जिसके मैग्नीशियम आयन। ट्रांसक्रिप्शन 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। पूरी प्रोसेस यहाँ पे लिखी गई है। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी डिटेल में पढ़ी है पूरी प्रोसेस, कौन सी एंजाइम है, कौन से न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, सब कुछ। नेक्स्ट वी हैव इज पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? Genetic variation wherein different nucleotide sequences can be present at different sites in a molecule of DNA. And there is a high frequency of this heritable mutation to be observed in a population which emerges as a result of mutation either in the germ or the somatic cell. कि मतलब कि DNA मॉलिक्यूल में कोई दो इंडिविजुअल के बीच के जो DNA मॉलिक्यूल है उसमें अलग अलग साइट्स पे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का प्रेजेंट होना इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक, दिस इज अ जेनेटिक वेरिएशन, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये हेरिटेबल होता है क्योंकि ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में पाया जाता है, मतलब उसमें अगर म्यूटेशन हो गया फिर भी कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं होगा। एंड जर्म सेल म्यूटेशन पासेस ऑन फ्रॉम वन जनरेशन नेक्स्ट, इसलिए ये म्यूटेशन अक्यूमुलेट होते हैं ओवर द इयर्स, ओवर द जनरेशंस इन अ पॉपुलेशन, एंड इससे होता है वेरिएशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एवोल्यूशन और स्पीसीएशन में, मतलब कि वेरिएशन से हम नई स्पीशीज की ओर जब बढ़ते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ दीज म्यूटेशंस व्हिच अक्यूमुलेट इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। जो सीक्वेंस के कोई फंक्शन नहीं है, जिसका कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, वो केवल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए है, उसमें अगर ये म्यूटेशन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ये म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन। तो अमीनो एसिड आर पॉलीमराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। राइबोसोम चाहिए होता है, इसमें हमें बताया कि जेनेटिक कोडोन का इस्तेमाल होता है। mRNA पे एक ट्रिपलेट सीक्वेंस होगा, tRNA पे एंटीकोडोन लूप होगा, वो एंटीकोडोन लूप इसको आइडेंटिफाई करेगा, वो अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा, खींच के लाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा। फिर दो अमीनो एसिड जब नजदीक में आ जाएंगे तो फिर उनके बीच हाई एनर्जी होने के कारण एक बॉन्ड बन जाएगा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से, और ये बॉन्ड बनता जाएगा, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस की लेंथ बढ़ती जाएगी, और इलोंगेशन होने के बाद जब अंत पे आएंगे तो अंत पे 3 स्टॉप कोडोन आ सकते हैं, UAA, UAG एंड UGA, और इनके सामने बाइंड होगा रिलीजिंग फैक्टर जो इस पहले पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देगा, और ये रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन फिर सेल में फ्री हो जाएगी, फ्लोट करने लगेगी, और वापस से वो mRNA भी अलग हो जाएगा और राइबोसोम फ्री हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजीज टू द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्ट्रीम। हमने देखा कि जब भी हमने सीक्वेंसिंग की तो इतना बड़ा जीनोम है कि हम मैन्युअली उसको सीक्वेंस नहीं कर सकते, वो सारी इंफॉर्मेशन को लिख के स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए वी नीडेड हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स। और इसके कारण एक नई टेक्नोलॉजी का एडवेंट हो गया जिसको बोला जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, विच यूजेस कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजीज, यानी कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इतनी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करता है, उसका एनालिसिस करता है, और जब भी हमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी उसको रिट्रीव करवाता है। और इसका मेन एडवेंट हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान, कि इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें लगा कि नहीं, हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ डेटा है और उसको मैन्युअली प्रोसेस करना, स्टोर करना इज इम्पॉसिबल। तो उसके लिए डेटाबेस बनाने पड़े, और कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजीज का हमने यूज किया। काफी सारे नए टूल्स आए जिसने इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया और हमारे लिए इजी बनाया इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। Also, bioinformatics brought in new algorithm and statistical techniques to figure out the dynamics between data, to predict the structure of protein and their functionalities, and to group protein sequences into the associated families. यानी कि इसने नए algorithms से बनाए और ऐसी statistical techniques दी, ऐसी नई टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ जिससे हमने जो डेटा था वो केवल ऐसे एक आप कह सकते हो ना कि स्थूल डेटा नहीं था, हमने उस डेटा को कनेक्ट किया, एनालाइज किया, वो एल्गोरिदम ने उस डेटा के उस डेटा को अंदरों अंदर कोरिलेट किया,
उससे हमने प्रोटीन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाए हम, और उस प्रोटीन को हमने अलग अलग फैमिलीज में क्लासिफाई करना भी सीखा. So that is what bioinformatics was all about. And here with this we come to the end of this chapter. हमने पूरा चैप्टर भी डिस्कस कर लिया है, एक्सरसाइज भी हमारी डिस्कस हो चुकी है, and that's it then. Thank you very much.